एविडेंस सिर्फ इतना सा होता है कि अगर कहीं कोई बहुत मशहूर आदमी है, उसने कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, जैसे आलमगीर का कोई गाना रिकॉर्ड हो गया, उसमें किसी ने मॉडलिंग कर ली। वाइटल साइंस के गानों में आने वाली जो खातून मॉडल्स हुआ करती थी, उनको सब पहचाना करते थे। या फिर किसी सिंगर ने, बैंड ने कोई म्यूज़िक बना लिया, कोई ड्रामा में आ गया, कोई इवन के जो कमर्शियल में एडवर्टीजमेंट में काम करते थे उस वक्त, वो भी काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। हाँ, चाहे वो एनिमेटेड ही क्यों ना हो, डेंटोनिक का इश्तिहार क्यों ना हो। एनीवेज जी, प्रज्ञा में इससे पहले कि सस्पेंस हम और बढ़ाएं, हमने आपको कल बताया था कि हमारे साथ ट्रेवलर ऑफ पाकिस्तान एक ऐसे मुसाफिर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सफ़र किया है, और इस सफ़र को ना सिर्फ खुद एंजॉय किया बल्कि कैमरे की आंख से और अपने अल्फाज से, अपनी आवाज़ से पूरे पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान दिखाया, बल्कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान दिखाया कि ये पाकिस्तान जिसे हमने इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, इस पाकिस्तान की खूबसूरती क्या है, इस पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मंज़र है जो दुनिया में कहीं और हो और पाकिस्तान में ना हो। वजाहत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान। जैसे ही ये नाम जहन में आता है, ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान, तो एक लंबे बालों वाला दुबला पतला सा चेहरा सामने आता है, नौजवान जो कि गाड़ी में बैठा है। कभी कैमरा फ्रंट पे आता है, कभी कैमरा ओवर द शोल्डर आता है, और वो कभी ड्राइवर से बातें कर रहे होते हैं और कभी बाकायदा बता रहे होते हैं। वजाहत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वजाहत भाई? मैं ठीक हूँ रिजवान, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी तमन्ना थी इतनी डिटेल्ड मुलाकात होने की। रियली? मुझे तो लगा हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन आप बताती नहीं हम कहाँ मिले। मैं यही कह रहा हूँ ना कि डिटेल्ड जो मुलाकात है उसकी तमन्ना थी। अच्छा अच्छा। वजहात भाई हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद होंगे, और स्टूडियो 98 संडे स्पेशल, आज का संडे स्पेशल होगा कुछ मुसाफिरों की ज़िंदगी पर, सफ़र करने वालों पर। और ये जो मुसाफिर है जिसने अपनी आंखों से पाकिस्तान देखा, न सिर्फ पाकिस्तान देखा और भी बहुत कुछ, बहुत सारे दूसरे ममालिक देखे, और शायद जिसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं, आज सहाफ़त कहते हैं, टूरिज़म जर्नलिज़म, टूरिस्ट जर्नलिज़म का बाकायदा आगाज़ करना पाकिस्तान में, फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ उसको लिंक अप करके अपने आइडियाज़ को शेयर करना, और ना सिर्फ शेयर करना बल्कि उसको और ओरिएंटेशन देना कि आप इससे एक अपना इमेज भी अच्छा दे सकते हैं, और ख़ास तौर पर अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जा रहे हैं या फिर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो आप इससे दो मुल्कों के रिलेशंस भी बना सकते हैं। तो वजाहत भाई, मुझे तो पता ये चला था कि आप जब 8 साल के थे तभी आपको बहुत शौक हो गया था सफ़र करने का। हाँ, 8 साल का था या 11 का था, या शायद पैदा होने से पहले ही मुझे सफ़र का शौक शुरू हो गया था। नहीं, दैट्स ट्रू। आई गेस इट वाज इन माय जीन्स, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे जो दादा थे वो, उन्होंने उस ज़माने में हॉर्स बैक्स पे सफ़र किया टूवर्ड्स काशियर एंड थ्रू काराकोरम, और वो घर में तस्वीरें भी थी और कहानियाँ भी थी। और फिर मेरे वालिद साहब को भी बहुत शौक़ था माउंटेन्स में जाने का, तो बचपन से मुझे और मेरी बहनों को वो लेके जाते थे। तो आप समझें कि बस जीन्स में भी था, और घर से कैंपिंग और हाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग ये बचपन से ही शुरू हो छोटी चुका था। छोटी जो हर्डल्स होती हैं जिनके बारे में एक आम सा बच्चा, मेरे जैसा बच्चा, ये सोचता है कि पता नहीं अब्बू मानेंगे कि नहीं मानेंगे, परमिशन मिलेगी जाने की दोस्तों के साथ ही वन कॉलेज ट्रिप पे। तो जब आप घर से ही जाते हैं तो शायद वो जो हेजिटेशंस होती हैं, छोटी छोटी हर्डल्स होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। पहली कैंपिंग किस एज में की थी? पहली दफ़ा मैंने कैंप किया था, मेरे दादा का एक टेंट था, वो मुझे मिल गया। तो हम मानसरा में रहते थे, पहाड़ी के ऊपर, काफ़ी बड़ा घर था, इर्द गिर्द सारे चीड़ के दरख्त थे, और लिटरली वी लिव्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉल हिल, स्मॉल माउंटेन रादर। तो वहाँ पे मैंने वो दादा का टेंट निकाला, मैं बस 7-8 साल की होंगे आई गेस। और जाके मैंने बाहर अपने जो हमारा सेबों का बाग था वहाँ पे लगा लिया, और मैंने कहा कि बस मैं रात इसी में गुजारूंगा। तो अम्मी ने कहा ये पागल हो गया, क्या हो गया, और थी भी मेरे सामने सर्दियाँ, बट आई इंसिस्टेड, और फिर मुझे उन्होंने रात गुजारने दी। और मुझे याद है वो एक स्लीपिंग बैग भी था मेरे दादा का। ये समझे कि ये सब कुछ मुझे विरसे में मिला है। तो उसमें मैंने रात गुजारी, और बाहर बाग में, और हल्की बारिश भी हो रही थी, बट माई पेरेंट्स वर कूल अबाउट इट। ये नहीं किया कि ओहो बच्चा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दे सेड लेट हिम बी। तो बस मैं और आराम से टेंट में सोया, और इट वाज ब्यूटीफुल। मुझे रात को डर लगा कि कोई रूएं शूएं आएंगी, बट देन आई सेड इट्स ऑल गुड।
नहीं, जो जिसने इतनी हिम्मत कर ली कि वो सर्दी की रात में अकेला टेंट करेगा बाग में, उसको रूहें रूहें और शायद उससे भी डर जाएंगे भाई, ये सर्दी में नहीं भी वो चाहिए जब बचपन में आपको आते हैं ना इस तरह के ख्याल, लेकिन आई गेस वो था मेरे अंदर वो कीड़ा एडवेंचर का, तो आई हैड टू सेटिस्फाई इट। यू वो पेज होती है वजाहत भाई, जब ख्वाब देख रहे होते हैं कि हम या तो आर्मी मैन बनेंगे, या हम पायलट बनेंगे, या फिर हम डॉक्टर बनेंगे। बच्चे के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं उस एज में, चूंकि पेरेंट्स जो है वो शायद किसी तरह से उनको ये चीज़ समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनको कन्विंस कर रहे होते हैं कि ये आपका करियर जो है वो इस तरफ जाना है। तो ये फोर्सफुल ओरिएंटेशन नहीं थी आपके करियर की, ये आई रादर से इट्स अ करियर traveling. It became a career. It became a career because I wanted it to become a career. हालांकि मेरे माँ बाप ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक एडवेंचर ट्रैवल फिल्म मेकर बनूंगा या एडवेंचरर बनूंगा, और मुझे घर में ये भी नहीं बताया गया था कि तुमने बड़े हो के क्या बनना है। मेरे वालिद साहब से एक दफ़ा बात हुई थी, बाय द वे ही डाइड व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 13, मैं 13 साल का था। तो वो उस ज़माने में तो मैंने कहा कि मैंने फ़ौजी बनना है, तो ही लुक्ड एट मी एंड सेड नहीं, बनना कुछ नहीं है, अभी आप पढ़ाई करेंगे और जब आपके एम जो है वो इट शुड बी आसमान को एम करें तो आप कहीं पहुंच जाते हैं। तो मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने क्या बनना है और नहीं बनना। ज़िंदगी खुद ब खुद अपना एक कोर्स लेती गई, और वही बात है कि शक्र खोरे को शक्र मिल जाती है, तो मेरी किस्मत में यही लिखा था। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि जो हमें चाहिए हमें वो नहीं मिलता। लेकिन आज ही मैं एक पंजाबी की नज़्म सुन रहा था कि ए तो मैनू लब गया है, मैनू ओ चाहिए, मतलब वो जो नहीं है पास मुझे वो चाहिए, जो 5 मांगे 50 मिले लेकिन मुझे 100 चाहिए। तो ये अभी एक पंजाबी का एक कलाम मैं सुन रहा था कुछ देर पहले। तो अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो अभी तक गैस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ इतनी ज़्यादा होती है, या फिर याद रखने के लिए टिकटॉक और बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो एक्चुअल न्यूज़ होती है वो कहीं पीछे रह जाती है कि हाँ पता तो है हमें लेकिन एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो कुछ दिन पहले एक रिक्शा पहुंचा था बाबूसर टॉप पर। मैं तो पहले ये सोच के, अच्छा जब तक मुझे पता नहीं चला कि इसके पीछे वजाहत मलिक साहब हैं, मैं ये कहता कुछ सर फिरा है भाई, कोई पिंडी बॉय है ले गया है रिक्शा, और शायद सिर्फ स्टंटिंग के लिए कि आप किसी तरह से भी कैरी करके ले जाएं और वहाँ पे जाके फोटो शूट हो जाए और आप न्यूज़ बनवा दीजिए कि चूंकि मैंने रिक्शा वहाँ पे ले गया। तो रिक्शा लेके जाने का, 4 स्ट्रोक रिक्शा लेके जाने का ख्याल कैसे है? वहाँ पे तो गाड़ियाँ रह जाती हैं। कुछ साल पहले मुझे एक आइडिया आया था कि मैं एक रिक्शे पे पूरे मुल्क में ट्रैवल करूं और एक ट्रैवल शो बनाऊं। और रिक्शे का ख्याल भी इसलिए आया था, मैंने कहा एक बहुत ही यूनिक किस्म की गाड़ी है, हमारे अपना कल्चर से रिलेटेड है, सो इट शुड बी इंटरेस्टिंग। बिकॉज देखिए मैंने जीपों में सफ़र किया है, हर किस्म की सवारी में, और बाइसिकल पे भी मैंने सफ़र किया है, नॉर्दर्न एरियाज़ में, जहाज़ों में भी, हेलीकॉप्टरों में। तो रिक्शा वॉज समथिंग दैट कॉट माई फैंसी। तो इस साल इसलिए मैंने ये शो किया रिक्शा डायरी के नाम से, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारा डोमेस्टिक टूरिज़म बढ़ रहा है और मैं उसको बढ़ता हुआ देख के कुछ खुश नहीं हो रहा बल्कि परेशान हो रहा हूँ। क्योंकि अच्छी बात है टूरिज़म बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी ज़िम्मेदारी से बढ़े तो बेहतर है, वरना उस अनचेक्ड टूरिज़म की वजह से हमारी जो वादियाँ हैं, हमारे पहाड़ हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्योंकि हमारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, इतने वेल अवेयर नहीं हैं, और उनमें इतनी इंसानियत नहीं है कि वो जब जाएं ऐसी जगहों पे तो वो वहाँ पे उस जगह को अपने घर की तरह ट्रीट करें, या एटलीस्ट ऐसे ट्रीट करें जैसे उसको करना चाहिए, गंदगी ना फैलाएं वहाँ पे। फॉर इंस्टेंस आपकी जो आखिरी बात है ना, इंसानियत नहीं है, उससे मैं एग्री करता हूँ। एजुकेटेड भी हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी अच्छी फैमिलीज से होते हैं, पैसे भी होते हैं, अच्छी गाड़ी भी होती है, लेकिन इंसानियत नहीं होती। बिल्कुल नहीं वो इंसानियत जो इस कुर्रा अर्ज के लिए चाहिए, जो इसकी आप कहते हैं कि इसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर हम वही जहाँ हम खुद ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं या फिर हसीन मनाजिर से लुत्फ उठाने जा रहे हैं, उसी को जाके हम गंदा कर रहे हैं, तो फिर क्या पीछे रह जाएगा, क्या फ़र्क रह जाएगा हमारे शहरों में या हमारे गली मोहल्लों में और वहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे हैं। राइट, तो रिक्शे का ख्याल आया, तो मुझे फिर ये ख्याल आया कि अगर मैं उसी आइडिया को लेके एक एडवेंचर शो बनाऊँ जिसका बेसिकली मकसद ये हो कि लोगों को अवेयर करना फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म, कि अगर आपने टूरिस्ट बनना है तो आप ज़िम्मेदारी के साथ टूरिस्ट बने, लोगों को एजुकेट करने के लिए
उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाने के लिए जो कि उनको या तो स्कूलों में सीखनी चाहिए या घर से सीखनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना घरों में बताया जाता है ना स्कूलों में ये चीज़ सिखाई जाती है। और वो जो आप पढ़े लिखे लोगों की बात करें, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, वो भी गंदगी फैलाने में मशगूल होते हैं और उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, लोगों की सेकंड नेचर बन चुकी है। मतलब कुछ खाया पिया गाड़ी से बाहर फेंक दिया, चलते फिरते खाया पिया हाथ से नीचे ज़मीन पे गिरा दिया। उनको दे आर ओब्लिवियस टू द फैक्ट। आई एम श्योर वो जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उनकी इतनी आदत बन चुकी है। तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना साइन बोर्ड्स लगा सकते हैं गंदगी मत फैलाएं, कोई नहीं देखता, ना कोई परवाह करता है। ना आप टूरिज्म पुलिस कुछ कर सकती है, ना आप फाइन कर सकते हैं। बिलीव मी, जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, लोगों का माइंड सेट चेंज नहीं करेगी, आपको एक पूरी जनरेशन लगेगी, तब जाके आपको असरात नजर और आएंगे। ये कोई बाहर से आके नहीं करेगा, ये हम खुद करेंगे तो ही होगा। आज से हम करना शुरू करेंगे तो शायद हमारे बच्चे हमें फॉलो करते हुए वो तमाम चीज़ें, वो तमाम बुरी हरकतें जो हम कर रहे हैं वो ना करें। ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान बैक इन 2099 उस वक्त भी एक ऐड आया करता था। एक साहब हैं जो पार्क में वॉक कर रहे हैं और वो फ्रूट खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, उसका छिलका फेंक देते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो है वो उनसे कहता है कि अंकल ये छिलका जो आपने बाहर फेंका है, अब इसको बाहर ना फेंके, गंदगी फैलती है। तो वो बोलते हैं तो फिर इसको मैं जेब में डालूं? तो एक और अंकल आते हैं, वो कहते हैं नहीं, आप इसको जेब में मत डालिए, अच्छा तरीका ये है कि आप इसको उसी शॉपिंग बैग में डालें जिसमें से आप केले निकाल रहे हैं, ताकि गंदगी भी ना फैले और जहां आपको डस्टबिन मिले वहां पर आप उसको ठिकाने लगा दें। वजाहत भाई, म्यूज़िक और ट्रैवलिंग बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे आपने कहा कि आपका तो इनहेरिटेड था, वो एक आती थी आपको गूज बम्स के, मुझे बस निकलना है, घर से निकलना है, मुझे ट्रैवल करना है। रिश्ता है ट्रैवलिंग का आपके मेंटल अप्रोच से? आप फरार हासिल करना चाहते हैं या कुछ आप अटेन करना चाहते हैं? इन दोनों चीज़ों में गो के बहुत वाज़ेह फ़र्क है, लेकिन मकसद एक ही है कि आपने कहीं पहुंचना है। कुछ होता है ऐसा, ऐसे गूज बम्स आते हैं? बड़ी फिलोसॉफिकल बात की आपने। बिल्कुल है जी। एक तो आई हैव अ रेस्टलेस सोल जिसको कहते हैं। आई ऑलवेज वांट टू नो कि उस जो आगे मोड़ है उसके बाद क्या है, या उस पहाड़ के पीछे क्या है। और शायद मेरी उम्र तकरीबन जो पहले 20 साल है वो मानसेरा एबटाबाद में गुजरी है। वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ वहीं पे मैं स्कूल भी गया हूँ। तो मुझे बस यही एक था कि मैंने इधर से निकलना है हज़ारे से, एंड आई हैव टू गो एंड सी द वर्ल्ड। फिर ऑब्वियसली जब आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी होती है तो उसके अलावा भी आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी साइड पे हो रही होती है। तो मेरे ख्याल में पर्सनली आई फील के विजडम अटेन करने के 3 मेन तरीके हैं जो मेरी समझ में आज तक आए हैं। और जब आप लोगों से बात करते हैं आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। शायद बहुत से लोग इतने आराम से ये बात ना कर सकें, लेकिन मुझे पता है कि आई वांट टू बिकम वाइज। उसकी उर्दू शायद इतने अक्लमंद बनना चाहता हूँ, लेकिन व्हेन आई से वाइज इट हैज़ अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो आई वांट टू जितना आप वाइज बन, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी में आप विजडम अटेन नहीं कर सकते, इट्स अ लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस। तो मेरे ख्याल में विजडम जो है उसका बेस्ट तरीका है अटेन करने का, एक तो आप किताबें पढ़ते हैं, एक आप सफ़र करते हैं, और एक आप इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में बिलीव करते हैं, जिसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे लोगों के साथ, दानश्वरों के साथ, या जो भी है आम लोग हो, या आपका एक आम किसान है, या इवन कि आपका एक कारपेंटर है, उन लोगों के साथ आप इंटेलेक्चुअली इंगेज करते हैं जो ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, बल्कि ज़िंदगी से सीख रहे हैं। रोज़ का उनका एक तो लेक्चर आता है ज़िंदगी का। वो कहते हैं ना कि इवन द इग्नोरेंट हैव अ स्टोरी टू टेल। तो मेरे ख्याल में जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं एक आम जीप ड्राइवर से भी मिलता हूँ, और मेरी ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के और जो अफसरान टाइप लोग, इनसे भी मुलाकातें होती हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि मुझे जो ज़्यादा सीखने को मिलता है आजकल, क्योंकि हमारे मुल्क में जहालत काफ़ी तेज़ी से आम हो रही है, और जहालत से मेरी मुराद है हाफ लिटरेट पीपल, नीम खानदा लोग जो समझते हैं कि उन्होंने डिग्रियां तो ले ली हैं, लेकिन यह है कि उनमें वो अक्ल और वो अक्ल और शऊर और फहम नज़र नहीं आता जो आना चाहिए कि एक मुकम्मल इंसान के अंदर। क्योंकि अगर आप ऑर्थोपीडिक सर्जन बन गए, उसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हो गए, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन। एक कारपेंटर में और आप में कोई मुझे फ़र्क नज़र नहीं आता, वो भी एक्सपर्ट है अपने काम में और आप भी।
इंसान बनने के लिए आपको लेकिन कारपेंटर आपको भाईजान कह के बुलाएगा और इज्जत दे के बुलाएगा, चाहे वो आपको जानता है या नहीं जानता। माजरा चाहता हूँ आपकी बात थोड़ा समय कि दो लोग बैठे हैं, जहालत की आपने बात की वो इस हद तक है कि दो लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं और वजाहत भाई बात कर रहे हैं, हमारी किसी भी उड़ती हुई बात को, एक जुमले को वो सुन के पास से गुजरते हुए जजमेंट पास कर देंगे कि ये देखेंगे ये तो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये वो लेवल है कि जब तक आप किसी कंपनी का हिस्सा नहीं बनते, आप उसकी एंड टू एंड कन्वर्सेशन को नहीं सुनते, तो अब जजमेंटल कैसे हो? रिजवान, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सारी जो थे ना राज और बहुत सारी जो चीज़ें छुपी हुई थी वो खोल दी हैं। हर बंदा आके अपने आप को सोशल मीडिया पे बता रहा है कि ये मैं हूँ। तो मुझे जो ज़्यादातर लोग नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे वो आई एम सॉरी टू से बट मैं क्यों कहूँगा कि जहालत इज़ रैम्पेंट इन दिस कंट्री। मतलब कि जज करना लोगों को, किसी बात को तहकीक किए बगैर आगे बढ़ा लेना, मतलब कि डिसएग्री आपने, मतलब आप किसी से आपकी कोई एग्रीमेंट अगर नहीं है तो आप उसको गालियां देंगे। Exactly. और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको देख के दुख होता है। तो इसलिए मैं लोगों को से यही कहना चाहूँगा कि कुछ अकल करें, कुछ पढ़ें, लिखें, सोचें। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना, कि जो आपको बता दिया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या टीवी चैनल पे हो या वो स्टेट नैरेटिव हो, आप बगैर सोचे समझे उसको मान लेते हैं और समझते हैं कि भाई यही है। वो कुएं का मेंढक ना बने प्लीज। रिक्शे वाला रिक्शा लेके पहुंचे भाई जी बाबू सर टॉपर, और एक लंबा सफर किया। कितने घंटे की ट्रैवलिंग थी, क्या क्या मुश्किलात रहीं, ये भी हम पूछेंगे वजाहत भाई से। लेकिन एक ट्रैक है जो कि वजाहत भाई का बड़ा फेवरेट है, रिक्शे वाला मैं रिक्शे वाला मत वाला। ये फेवरेट क्यों है? इस गाने का तो मुझे पता भी नहीं था। अभी जो ये हम रिक्शा डायरी जो सीरीज़ है, इसको हम एडिट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली मुझे म्यूज़िक लगाना था अपने सारी जो किस्तें हैं उनमें मुख्तलिफ सीक्वेंसेस के ऊपर। तो दैट इज़ व्हेन आई केम अक्रॉस दिस ट्रैक। बल्कि मैं नहीं, मेरा कॉलीग है हारून रियाज, उसने कहा कि जी ये ट्रैक चेक करें, मेरे ख्याल में सबसे पहले इस गाने को लगना चाहिए। तो हमने ये गाना तो नहीं लगाया, इससे एक मिलता जुलता गाना लगाया, मैं हूँ रिक्शा वाला। बट अभी मुझे ये याद आ रहा था, मैं रिक्शे वाला मत वाला। और ये बैक इन 1963 तलाश मूवी रिलीज हुई थी और उसका ये गीत है। और जब उन्होंने रिक्शे का जिक्र किया था कि पुराने गाने और रिक्शे, तो मैंने कहा भाई तब तो तांगे हुआ करते थे और तांगे वाला खैर भी मांगता था। तांगे वाला खैर मांगता। तो मैं रिक्शे वाला मत वाला, बशीर अहमद की आवाज़ में ये। तो ये सुने वजाहत भाई, प्लीज। सुनवा दें सामीन को कि ये कैसा गीत है। राइट जी, कोशिश करें कि ये रिक्शे वाला जो भाई है ये गाना शुरू कर दे। ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार करते रहें और रिक्शे वाला जो है वो कहीं और निकल जाए। वैसे तो मुश्किल होता है रिक्शे वाले का निकल जाना कहीं और। रिक्शे वाला जब तक तसल्ली ना कर ले, इत्मीनान ना कर ले कि जिसको वो तलाश कर रहा है वो सवारी उसके साथ जाएगी या नहीं जाएगी, तब तक वो मौजूद रहता है और कोई स्टॉप नहीं है, कोई जगह नहीं है। वेल जी, रिक्शे वाला मत वाला ये ट्रैक हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम आप सुने हैं स्टूडियो 98 संडे स्पेशल। मुझे कहते हैं रिजवान अली अहमद। तलाश मूवी से ये गीत है। आपके मैसेज 4471 पर 447 पर अगर आप वजाहत भाई से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ इन्होंने किया है, क्यों किया है, इनके मुताबिक तो वो कुछ था, कुछ अपीलिंग था, कुछ कॉल थी इनके अंदर से, आवाज़ आती थी, उसकी तसल्ली के लिए करते थे। लेकिन और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, वो बातें जो मैं नहीं पूछ सकता वो आप पूछ सकते हैं। रिक्शा वाला मत वाला, रंग बिरंगे शहर के कोने कोने का हूँ रखवाला। रिक्शा वाला मत वाला, रिक्शा वाला दिल वाला, रंग बिरंगे शहर के कोने कोने का हूँ रखवाला। रिक्शा वाला मत वाला। मेहनत करना जीवन अब रातें हो या दिन, रिक्शा मेरा मोटर गाड़ी मैं उसका इंजन। नूर जहां का गाना सुनकर दिल मेरा लहराए, तू चितरा सपनों में आए हाय हाय हाय। मन मेरा जब मौज में आए, झूम झूम कर नाचे गाए। हो सबसे अपना दर पाए ऐसा मत वाला।
हो भैया रिक्शा वाला मत वाला, रिक्शा वाला दिल वाला, रंग बिरंगे शहर के कोने कोने का हूँ रखवाला, रिक्शा वाला मत वाला। ओ ये दुनिया भाई ये दुनिया बाजार है भैया, जिसमें तुम और हम खेचे सब जीवन का रिक्शा, होठों पे है दम ओ भैया, होठों पे है दम। पैसा पैसा जोड़ के हफ्ते को मैं रेस में जाऊं, हर घोड़े पर एक के बदले 4 के दांव लगाऊं। जीवन भर की पूंजी यारो दम भर में लुट जाए, लाखों के सपने देखूं पर कुछ भी हाथ न आए, फिर भी हंसता गाता जाऊं, किस्मत से टकराता जाऊं, लल्लर लल्ला मस्ती में लहराता जाऊं, ऐसा दिल वाला हो भैया रिक्शा वाला मत वाला, रिक्शा वाला दिल वाला, रंग बिरंगे शहर के कोने कोने का हूँ रखवाला, रिक्शा वाला मत वाला। सारी दुनिया चक्कर में है मेरे पाँव के साथ, मैं बेचारा रिक्शा वाला फिर भी खाली हाथ, मोटा हो या दुबला सबको घर तक मैं पहुँचाऊं, रेल क्रॉसिंग बंद मिले तो बिन मारे मर जाऊं, हौस पुलिस वालों के खाऊं फिर भी सबकी खैर मनाऊं, हाय 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 टिकट कटा कर पिक्चर जाऊं, मैं हूँ दिल वाला हो भैया रिक्शा वाला मत वाला, रिक्शा वाला दिल वाला, रंग बिरंगे शहर के कोने कोने का मैं रखवाला, रिक्शा वाला मत वाला, रिक्शा वाला दिल वाला। चलिए जी, ये रिक्शे वाला तो जो दिल वाला, वैसे दिल वाले तो होते हैं क्योंकि बहुत सारे रिक्शे ऐसे हैं जिनके पीछे मैंने ये लिखा पड़ा है कि पैसे नहीं है अस्पताल जाने के लिए, तो ये रिक्शा मरीजों के लिए और नादारों के लिए, गरीबों के लिए मुफ्त सवारी है। इतना बड़ा दिल होता है रिक्शे वाले का, रिक्शे वाले का। मेरा तो पता नहीं इतना बड़ा है नहीं, लेकिन ये है कि इस रिक्शा राइड के बाद मुझे समझ आई है कि एक रिक्शा वाला है वो उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, क्योंकि मैं 12, 13, 14, 15 घंटे तक भी रिक्शा मैंने चलाया है कराकोरम हाईवे पे, और मुझे अब दुनिया के तमाम रिक्शे वालों के साथ एक बहुत क्या कहते हैं, एक सॉलिडारिटी उनके साथ एक लगन हो गई है। बल्कि ये जो मेरा शो है रिक्शा डायरी, मैंने इसको डेडिकेट किया है रिक्शा वालों, तो जब आपका शो शुरू होता है तो उस पर आता है कि ये तमाम रिक्शे वालों के नाम। अच्छा, अब से पहले हम जो ट्रैवलिंग की बात करते थे, या तो उसमें वो जो खुली खिड़कियों वाली हीनो बस हुआ करती थी, उसके ड्राइवर की बात होती थी, या बड़ी बड़ी पेशावरी चप्पल पहने ट्रक ड्राइवर की बात होती थी, लाला ताउला ऐसा खिलवी के गाने उस ड्राइवर के गिर्द घूमते थे, या फिर ट्रैक्टर के जो ड्राइवर्स हैं, रिक्शे वाले के लिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए कोई इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता था। कुछ आइडिया था इस हवाले से कि ये वो एक सेक्टर है जो पीछे रह रहा है कहीं, तो इसको भी साथ लेके चलना है या इनको प्रमोट करना है, या फिर सिर्फ रिक्शे ने इंस्पायर किया? नहीं, मुझे तो सिर्फ रिक्शे से गर्ज थी कि एक इंटरेस्टिंग है व्हीकल है, एक मज़े की सवारी है, और इसको मैं लेके जाऊंगा तो इट विल अट्रैक्ट मोर अटेंशन। लुक, ये एक्चुअली जो मैंने राइड इसीलिए की थी कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म कैंपेन है इसको लॉन्च करूं, इसको जितना लोगों तक पहुंचाएं हम इस पैगाम को, मकसद सिर्फ यही था। बाकी ऑब्वियसली रिक्शे में बैठ के जाना तो मतलब इट इज़ पार्ट ऑफ द शो। दूसरी बात यह कि खुंजराब पास तक पहले कभी कोई रिक्शा गया नहीं है। 4700 मीटर की बुलंदी पे पहली दफ़ा एक 4 स्ट्रोक इंजन रिक्शा में लेके गया, एंड एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया।
तो डराया नहीं लोगों ने कि भाई क्या कर रहे हो, नहीं जाएगा? हाँ, बहुत डराया। मुझे याद है वो सोशल मीडिया पे किसी ने कमेंट किया कि ये खुद भी खुल जाएगा और इसका रिक्शा भी खुल जाएगा खुंजरा पहुँचते पहुँचते, है ना। तो सो वो भी मेरे जहन में था कि यार काराकोरम हाईवे से खुंजरा पास तक पहले कभी कोई रिक्शे को लेके नहीं गया, तो दैट वाज एन एडवेंचर फॉर मी एज वेल, और था भी फर्स्ट टाइम एवर, राइट। तो वो आपको एक होता है ना कि पहली दफ़ा मैं कर रहा हूँ, तो इट काइंड ऑफ फील्स गुड। तो वो जब हम फिर खुंजराब तक पहुंच गया तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट, लेकिन उधर पहुंचने तक ही बात ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद फिर इसको रिक्शों को लेके बाबूसर के रास्ते हम नारायण का खान गए, फिर वहाँ से मुजफ्फराबाद और फिर नीलम वैली में जाके तकरीबन इख्तिताम हुआ ये जो 13 किस्तों पे ये जो है ये जो सीरीज़ हमने बनाई है टीवी। तो उसमें बेसिकली रिक्शे का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज रिक्शा वाज अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑन द रोड एज वेल। यू नो, लोग कहते थे वो रिक्शा किधर जा रहा है, यू नो ये कहाँ पे कैसे पहुँच गया। तो जहाँ पे भी लोग फिर क्यूरियस होते थे तो वो मुझे जगह मिल जाती थी वहाँ पे खड़े होके मैं अपने पैगाम देने शुरू कर देता, अपने लेक्चर सुनाना शुरू कर देता लोगों को, किस गंदगी मत फैलाओ, यू नो रिस्पेक्ट करो लोगों की, ट्रैफिक जैम्स तो कहते हो कि ये सर फिर पता नहीं कहाँ से आ गया, हाँ, एक तो रिक्शा चला रहा है, ऊपर से बाल मेरे आजकल और बहुत लंबे हो गए। तो वो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एवरीथिंग गॉट कॉट ऑन टेप, यू नो, कैमरे पे में आ गया। तो वही जो अभी 13 किस्तें आप लोग देखेंगे 1 अगस्त को जो पहली किस्त ऑन एयर होगी पाकिस्तान टेलीविज़न पे पीटीवी होम पे 1 अगस्त से 13 अगस्त तक ये रोज़ एक एपिसोड चलेगा। सो इट्स लाइक 7 बजे, हर रोज़ 7 बजे किस्तें चलेंगी, 7 PM या। तो सो वो एवरीथिंग यू नो वाज रिकॉर्डेड। तो इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग शो, बिकॉज यू नो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, रिक्शा फंस रहा है, लैंड स्लाइडिंग कैसे निकालूँ यहाँ से, ये वो यू नो बहुत कुछ। तो मानसेरा शाम से आगे निकल के कोहिस्तान का एरिया जब शुरू होता है, थाना हरबन का एरिया शुरू होता है, तो वाज दैट ड्राई एरिया जो कि जहाँ पे पहाड़ हैं तो वो इतने संगलाख और संगलाख चट्टानें होती ना कि सिर्फ पत्थर आपको नजर आ रहा है, कोई दरख्त नजर नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ गहरी खाई में दरियाए सिंध जो कि तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके पानी की आवाज़ सड़क तक आ रही है। वो बहुत मुश्किल था सेक्शन, बिकॉज आजकल वहाँ पे नई काराकोरम हाईवे भी बन रही है, पुरानी जो है उससे ऊपर करके रीअलाइन कर रहे हैं, क्योंकि उस जगह पे डैम बनेगा, तो वहाँ पे काम लगा हुआ है। और उसके अलावा दयामर भाषा डैम, या तो उसके अलावा वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी बहुत होती है। और जब मैं बिशाम से निकला तो बारिश हो रही थी, यू नो, सो इट वाज वेरी टफ, बिकॉज इतने बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, और क्योंकि वो सेक्शन अभी ठीक भी नहीं कर रहे NHA वाले या FWO वाले, बिकॉज ऑब्वियसली नई सड़क बन रही है, तो वो एज इट इज़ है। और वो जो पर नेचर, हाँ, वो जैसे है वैसे ही है। नवे कपड़े आए ने पुराने सी के की करने एग्जैक्टली। तो वो चिलास और बिशाम, नहीं बिशाम तो नहीं, चिलास और दासू के दरमियान, हाँ, वो दैट वाज वेरी वेरी टफ सेक्शन, बिकॉज इतना खड़ा था। और आप देखें रिक्शे को आप कितनी स्पीड पे कमानी होती हैं दोस्त बेचारे की, तो वो झटके भी लगते हैं। सो यू नो इट वाज लाइक मैं 10-15-20 किलोमीटर एवरेज चला रहा था, एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, एंड देन बारिश भी थी, पानी, खड्डे, फिर लैंड स्लाइडिंग, फिर आई मीन इट वाज वेरी वेरी टफ। और हल्की सवारी है, अगर ये स्किड करना शुरू कर दे या बारिश की वजह से जो कीचड़, पहले ताज़ा बारिश में जो कीचड़ बनता है इस तरह के रोड के ऊपर, उसमें इसको कंट्रोल करना, इसकी रोड ग्रिप का ख्याल रखना, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर जा रही है। I'll tell you रिजवान, 2 दफ़ा हुआ मेरे साथ। एक दफ़ा तो इसी तरह, ये आपने जो स्किड की बात की, मैं ज़रा अच्छा सेक्शन था रोड का, तो मैंने ऑब्वियसली जब अच्छा सेक्शन आता है तो आप ज़्यादा उसको पढ़ते हैं, तो मैंने तेज़ में चला रहा था और फिर मुझे एकदम ब्रेक लगानी पड़ी, आगे खड़ा था, तो लिटरली आई ऑलमोस्ट वेंट ऑफ द रोड डाउन इनटू रिवर इंडस, और वो बिल्कुल एज पे जाके वो स्किड करके रुक गया, और मेरी तो लिटरली आई वाज, वो क्या कहते हैं, सिटी गुम हो गई। आई वाज लाइक ओह नो। एंड देन एक दफ़ा एक खड्डा था, बहुत लैंड स्लाइडिंग थी, तो वो ऊंचा नीचे रोड था, तो उस पर मैंने चढ़ा लिया रिक्शा, तो वो कल्टी अंग्रेजी में टिल्ट हो गया, तो वो ऑलमोस्ट उसी तरफ था मैं इंडस्ट्री जो खाई वाली साइड है। स्टंट जो है वो आम तौर पे मरी रोड पे आपको देखने को मिल जाता है, सदर में मिल जाता है कि भाई 2 पहियों पे रिक्शा कर लिया, हाँ शायद, लेकिन उधर वो बिल्कुल आई वाज अबाउट टू गो, तो शुक्र है कि मेरा क्रू ऑलरेडी बाहर था, फिल्म कर रहे थे, बिकॉज उस सेक्शन मुश्किल था, तो मैंने कहा इसको फिल्म करो, अगर वो ना होते तो वो उल्टा हो जाता और शायद नीचे चला, तो उन्होंने एकदम भाग के तो एक साइड से उसको थामा और संभाला और सीधा कर दिया,
तो वो 2 दफ़ा तो मुझे लगा था कि बस मैं गया हूँ नीचे खाई में। अच्छा, तो ये तो रिक्शे की जो क्रू की बात किया, तो क्रू के ज़ाहिर है जो रिक्शा चला रहा है वो इतनी मुश्किलात का शिकार है, जो उसकी अक्सबंदी कर रहे हैं, वो उसको फिल्मा रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल्स दिखाने हैं, वो कितनी मुश्किलात में रहे होंगे। ये जब 13 एपिसोड्स पूरी हो जाएंगी हम उसके बाद उनसे पूछेंगे भाई कैसा रहा जर्नी, क्योंकि तब तक होपफुली सब उनको जान चुके होंगे कौन कौन क्या क्या काम करता रहा है। आई होप ये भी अच्छा ट्रेंड है वजाहत भाई के बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैम जो लोग आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, वो भी किसी ना किसी तरह से प्रोग्राम के एंड में, प्रोग्राम के शुरू में या बीच में कहीं उनसे इंटरेक्शन होता है, उनका इंट्रो रहता है, उनके क्रेडिट्स जो हैं वो उनको मिल रहे होते हैं, ड्यू क्रेडिट्स। बिल्कुल, क्रेडिट्स में तो उनका नाम आ रहा होता है, लेकिन मेरे ख्याल में उन लोगों को भी थोड़ा सा स्क्रीन के सामने आना चाहिए, या बिकॉज़ मेरा तो एक अपना एंगल है, लेकिन मेरा जो जो कैमरामैन था या मेरा जो साउंड मैन था या जो बाकी क्रू था, आई एम श्योर वो भी देख रहे थे उस सारे एडवेंचर को, तो आप उनसे भी कभी पूछ सकते हैं कि भाई वो क्या सीन था, जो आप फिल्मा रहे थे, या वो वजाहत क्या कर रहा था। या बाद में मुझे उन्होंने कई दफ़ा बताया कि रिक्शा 1-2 टायरों पे उठ जाता था। मैं कहता था यार कैसे, मुझे तो नहीं लगता। कहते बिकॉज यू सिटिंग इन इट। कहते हमें तो कई दफ़ा वो पीछे गाड़ी में होते थे, जीप में, तो वो कहते थे कि ये गया, अब ये गया, अब ये गया, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता चल रहा चलिए, होता अभी था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो राज रहने चाहिए, जो कि प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद पूछने वाले हैं, वो हम पूछेंगे, क्रू से पूछेंगे और वजाहत भाई से भी पूछेंगे। वजाहत भाई, बात करेंगे कुछ ये तो ट्रैवलिंग हो गई और नॉर्दर्न एरियाज की रिक्शा पे ट्रैवलिंग हो गई। जो ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान था, उसका इम्पैक्ट क्या रहा आपकी ज़िंदगी पे, आपके सोशल सर्कल में? कितने दोस्त बने, इंसान को पहचानने का क्या तरीका होता है, ये सब कुछ आपसे पूछना है। लेकिन फिल वक्त मेरे सामने आलमगीर के 2 गीत हैं, देख तेरा क्या रंग कर दिया, और दूसरा है मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था। कौन सा सुनेंगे? या आलमगीर का नहीं कोई नहीं, और? मैं बताता हूँ, आप सुने कह देना आंखों से, दैट इज माय फेवरेट। नन ऑफ पता नहीं, मुझे मुझे पहले से ये फीलिंग आ रही थी कि ये चूंकि मैंने इसको क्यों नहीं किया ना, तो ये अब यही होगा कि कह देना, या फिर वो दूसरा क्या था, अलबेला राही जो बेला है। राही, ये दोनों गाने इस रिक्शा डायरी में मैंने यूज किए हैं। अच्छा, ये तो चलिए रिक्शा डायरी में आ जाएंगे। चलिए, आप मेरा जो तुक्का था, देखा, ये ट्रैवलर जो होते हैं ये हमेशा एक कदम आपसे आगे होते हैं, उस इलाके को भी जानते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल हम प्ले करेंगे ना, ऑब्वियसली यस। यस, क्योंकि इसी को क्रिस्टी यंग के साथ आलमगीर ने दोबारा बनाया और इसको रिलीज़ किया था, तो गालिबन 2015 में या 16 में। क्रिस्टी यंग फ्रॉम जापान, तो उन्होंने भी इस गाने को वैसे ही गाने की कोशिश की थी जैसे जनाब मोहतरम आलमगीर साहब ने, द पायनियर ऑफ पॉप इन पाकिस्तान। और एक पायनियर ऑफ पॉप पाकिस्तान का गाना हम प्ले कर रहे हैं, दूसरे पायनियर ऑफ रिक्शा एट बाबू सर टॉप, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ट्रैक सुनते हैं, इसके बाद बातें रहती हैं ट्रैवलिंग इन पाकिस्तान, और ट्रैवल गाइड से क्या कुछ हासिल किया, क्या कुछ सीखा, ये पूछना बाकी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, 4471 हमारा राब्ते का नंबर है, आप वहाँ पर अपने मैसेज भेज सकते हैं। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में।
कल तक था मैं अकेला यादों में जाने जा, आज तू पास है। मैं अब और किसी से क्यों मिलूं जाने जा, आज तू साथ है। तेरी ही आहट है राहों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। आज कहीं मिल जाए तो बताऊं मैं तुझे तेरा ये अफसाना। चाहत से है जीवन क्या छुपाऊं मैं इसे, मैंने ये जाना है। तेरी ही सूरत है आँखों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। बस आंखों से कह देना, और अब आंखों से कही हुई बात समझने वाला समझ लेता है, और जिसने रंग बदलना होता है वो अपना रंग भी बदल लेता है। अच्छा वजाहत भाई, ये तो हो गया रिक्शे वाला का सफ़र, और इस प्रोग्राम का नाम रिक्शा डायरी है। पाकिस्तान टेलीविज़न पर, पाकिस्तान पीटीवी होम पर ये प्रोग्राम 1 अगस्त यानी कि 3 दिन के बाद से शाम 7 बजे आप इसको देख सकेंगे। वजाहत भाई रिक्शा चला रहे होंगे, और आसपास से गुजरने वालों के जो एक्सप्रेशंस है वो भी आपने नोट करने हैं कि कोई गाड़ी पास से गुजरती है वो कैसे देखती है इस रिक्शे वाले को, अनअवेयर के कौन है ये। हाँ, जब सब जान लेते हैं तो फिर कहते हैं वाह 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 क्या स्टंट है यार, क्या आप तो मतलब अच्छा ये भी काइंड ऑफ डुअल फेस, और अपना कि पहले तो रिक्शे वालों को आप ऐसे करके देखते हैं जैसे कि वो शायद इस दुनिया का है ही नहीं। रिजवान, मैंने इस रिक्शा राइड पे बहुत कुछ सीखा है, और एक बात जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि हम कितने तबकाती निज़ाम में बटे हुए लोग हैं। जिनके पास पैसा है या वो अपने आप को समझते हैं कि उनके पास स्टेटस भी है, और फिर आपका मिडिल क्लास है, और फिर आपका जो
गरीब आदमी है तो रिक्शा जो है उसको गरीब आदमी की सवारी समझा जाता है, और जो उमरा हैं या जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि हमारा स्टेटस है और हम जेंट्री हैं, हम तो वो रिक्शे को बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं। उसका इसलिए मुझे अंदाज़ा हुआ क्योंकि जब मैं रोड पे रिक्शा चला रहा था, और मैं आप सोचें कि 1.5 महीने का शूट था ये, सो आई वाज लाइक ट्रैवलिंग ऑल ओवर द प्लेस, तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे रिक्शे को रोड पे चलने का हक ही नहीं है। जो लैंड क्रूज़रों वाले और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले और आम गाड़ियों वाले हॉर्न बजाते थे कि हटो साइड पे हो तुम, तो वो जो मुझे नज़र आया कि, और जो आपके लोग हैं ये जो समझते हैं कि वो दे आर समथिंग पैसे वाले, वो तो कभी रिक्शे में बैठने को भी गवारा नहीं करते, सो इट्स लुक डाउन अपॉन, और ये इसको समझा जाता है जैसे इट्स अ पुअर मैन्स राइड। और जब मैं कॉरपोरेशंस के पास गया जो बड़े बड़े हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उन्होंने कहा जी हम अपने प्रोडक्ट को रिक्शे के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो देखिए ना ज़रा। मैंने कहा हाँ, मैं अगर इधर कोई बड़ी गाड़ी ले आता कि मैं इसमें जा रहा हूँ तो आप कहते जी वाह वाह, आप लैंड क्रूज़र को आप कर लेते, इसके बोनट पे आप हमारा स्टिकर लगाएं, हमारा स्टिकर लगाएं, दरवाजों पे किसी और का लगा दें, एग्जैक्टली, बोनट लेकिन पे हमारा रिक्शा लगाएं। जो है वो हम क्योंकि ये गरीब, तो वो जो द वे दे लुक डाउन अपॉन रिक्शा और रिक्शा वालाज और ये जो सारा कल्चर है। एक और मज़े की आपको बात बताऊँ म्यूज़िक के हवाले से। एक ज़माने में जिस तरह आपने बात की कि ये अताउल्ला खान ईसा खैलवी और ये कवालियाँ अजीज़ मियाँ और साबरी ब्रदर्स, और ये जो सारा म्यूज़िक है ये एसोसिएट किया जाता था ड्राइवरों के साथ जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर सुनते हैं, कवाली भी वो सुनते हैं और ये अतौला भी वो सुनते हैं। तो जो उमरा जो ट्रक ड्राइवर ट्रक होटल जो है, हाँ, एक वहाँ पे चलता है सिटी रोड के ऊपर मौजूद लेकिन है। जैसे ही 90s में पीटर गैब्रियल ने नुसरत फ़तेह अली के साथ पहला जब ट्रैक किया तो सडनली कवाली बिकेम कूल, पहले अनकूल थी फिर अचानक कूल होगी बिकॉज गोरा आ गया ना बीच में। हाँ। गोरे ने वैलिडेट कर दिया तो कूल हो गई। अताउल्ला आज बहुत कूल समझा जाता है। कोक स्टूडियो में भी जो लोग हैं उसको कहते हैं कि ओ ही इज सो कूल, बट पहले वो अनकूल था। ये जो ट्रैवलर की टेकिंग होती है ना, उसका बड़ा मजा आता है क्योंकि उसके पास हर चीज के बारे में ना एटलीस्ट नॉलेज होता है और एक्सपीरियंस होता है। ये गोरे वाला एलिमेंट आया ना और उसने चीज को कूल कर दिया। मैंने इसको बहुत एंजॉय किया है। नहीं, ये बेसिकली इट शोज योर माइंडसेट कि हम कितना अभी तक कॉलोनियल हैंगओवर हमारा जो अभी तक गया नहीं है। सो एनीथिंग रिलेटेड टू गोरा इज कूल, बट एवरीथिंग खुद आप इसको कोई ओरिजिनल चीज़ करें तो वो कोई उसको नहीं करेगा वैलिडेट, लेकिन कोई गोरा आ जाए तो बस एवरीथिंग इज कूल। सो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आई मीन पीपल हैव अ लॉट ऑफ आप रिक्शा चला रहे हैं, आप रिक्शा चला के पहुंचे हैं बाबू से टॉप, और यही रिक्शा लेकर अगर कोई गोरा कोई गोरी सिर्फ इस रिक्शे में शहर के अंदर राउंड लगा ले तो रिक्शे के अंदर बैठना या फिर रिक्शे वाले के साथ सेल्फी बनाना, वो भी एक आपका हैशटैग बन जाएगा और ट्रेंड कर रहा होगा बाकायदा कि मैं भी रिक्शे वाला हूँ, मैं भी रिक्शे वाला हूँ। लेकिन आम हालात में उस तरफ कोई नहीं जाएगा। नहीं, बल्कि अभी एक गोरा और एक गोरी जो है वो एक दिस अ गाय हु इज ट्रैवलिंग अराउंड इन अ रिक्शा, और देयर इज अनदर वुमन जो इस्लामाबाद में रहती है अमेरिकन, वो भी उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। सो सडनली इट इज़ वही बात है कि एक ट्रेंड बन जाएगा क्योंकि वजाहत डिड इट और अ गोरा और गोरी डिड इट, अदरवाइज इट वाज अनकूल मैन। चलिए जी, न्यूज़ ब्रेक आने वाली है। 10 मिनट की खबरें होंगी या 10 मिनट से कुछ कम की खबरें होंगी। खबरनामा है जी, तफसीली खबरें होंगी। मारिया बासी मुंतज़िर हैं खबरों के साथ, ताज़ा तरीन खबरें होंगी। वजाहत भाई के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। खबरों के बाद लौट कर आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्टूडियो 98 संडे स्पेशल। मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान अली अहमद, और अब कुछ लम्हों के बाद हम बढ़ेंगे न्यूज़ ब्रेक की जानिब। Power Wave FM 98. Dosti time check. It's 4 p.m.